नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही इस मुहिम के तहत मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। साथियों, अपनी अंतिम 3 कक्षाओं पे हमने वीडियो में पूछे जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ या हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी चर्चा को किया था। उसी अंक में आज हम कुछ और नए और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, हमारी इस मुहिम के तहत हमें हमारे बहुत से छात्रों का और मित्रों का क्या कहते हैं यहाँ पर सुझाव मिल रहा है, उत्साह उनका देखने को मिल रहा है, उनका प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है। उसी के तहत कुछ छात्रों ने हमें कमेंट में ये भी सुझाव दिया है कि सर पत्र लेखन और क्या कहते हैं वोकैब हिंदी से अंग्रेजी के शब्दों के रूपांतरण जो कि शासकीय पत्राचार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वीडियो की परीक्षा में उन्हें भी क्या कहते हैं सिलेबस में शामिल किया गया है। तो उन प्रश्नों को लेकर के कुछ छात्रों ने हमसे कहा था कि सर 1-2 प्रश्न हर सीरीज में क्या कहते हैं आप हमें उसका अभ्यास कराएं। तो मैं उन अपने सभी छात्रों को आश्वस्त करता हूं कि जो सामान्य परीक्षा से या हिंदी की जो प्रदेश स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उनसे हट करके जो स्पेशल सिलेबस वीडियो में है साथियों, उन स्पेशल टॉपिक्स की पूरी एक श्रृंखला हम आपके सामने लेकर के एक अंक मतलब एक पूरे के पूरे लेक्चर के रूप में आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपके सामने उन सारे शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इसी चीज को आश्वस्त करता हूं मैं इस चीज के लिए आपको एक बार इस मंच से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सिलेबस में जो कुछ भी है, ठीक है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है उसकी और हम उन चीजों को लेकर के ही ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो परीक्षा में आप के लिए बिना पढ़ी हुई हो। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम क्या कहते हैं उन सभी टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप तक किसी न किसी रूप में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। अच्छा, एक दूसरी और एक हमारे क्या कहते हैं कुछ छात्रों का सुझाव था कि सर जो आप यहाँ पर सत्र आयोजित कराते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर दे जिससे कि इसका पीडीएफ फॉर्म हम लोगों को उपलब्ध हो सके। तो साथियों, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज से जो भी हमारी कक्षाएं चलाई जाएंगी, जो भी कक्षाएं होंगी, तो उसकी पीडीएफ फॉर्मेट जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर सहित तो उसमें आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक, तो आप पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इन जो आपके सुझाव थे उनको ध्यान में रखते हुए और उस पर कुछ काम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी चर्चा के पहले प्रश्न को आपके सामने रखते हैं। आज की चर्चा का हमारा पहला प्रश्न है, ये साहित्य से क्वेश्चन है, रचनाएं एवं लेखक बिंदु के तहत आत्मजयी के रचयिता कौन है। ठीक है, आत्मजयी के रचयिता कौन है। विकल्प ए श्रीकांत वर्मा, विकल्प बी नरेश मेहता, विकल्प सी कुंवर नारायण और विकल्प डी मुक्ति बोध।
ठीक है। तो साथियों, आत्मजयी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक है या रचयिता है, उनका नाम है कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण इसके लेखक है। कुंवर नारायण के बारे में आप लोग जान लें कि कुंवर नारायण जो है, कुंवर नारायण जो है ये हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, और हिंदी के एक प्रमुख कवि अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय जी ने जो हिंदी के तार सप्तक का प्रकाशन किया था, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द थोड़ा सा याद रखिएगा, तार सप्तक, इसको थोड़ा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तार सप्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था, तो याद रखिएगा तार सप्तक से संबंधित है अज्ञेय जी, जिसमें इन्होंने सॉरी जिसमें इन्होंने हिंदी के 7 कवियों को लेकर के, ठीक है, एक संघ बनाया था, प्रमुख कवियों को लेकर के। कालांतर पे द्वितीय तृतीय तार सप्तकों का भी निर्माण हुआ। तो तार सप्तक के अंतर्गत जिसका निर्माण अज्ञेय जी ने किया था, कालांतर में इसका संपादन कुंवर नारायण जी ने किया। कुंवर नारायण जी ने भी तार सप्तक के प्रकाशन में, किसके, तार सप्तक के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि कुंवर नारायण जी को इनकी आत्मजयी पुस्तक, यही पुस्तक है, आत्मजयी पुस्तक के लिए, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए इन्हें हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनका संबंध किससे, कुंवर नारायण जी का तार सप्तक से है। दूसरा, किस काल के कवि है, आधुनिक काल के कवि हैं। और तीसरा, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आप लोग जरा देख लेंगे, एग्जैक्ट सन मेरे को थोड़ी सी जानकारी में क्या कहते हैं, देख लीजिएगा, 2008 या 2009, आप इसको थोड़ी इसकी पुष्टि कर लीजिएगा, 2008 अथवा 9 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वर्ष 2017 में इनका निधन हुआ, वर्ष 2017 में इनका निधन हुआ। तो हिंदी के आधुनिक काल के जो सशक्त और प्रमुख हस्ताक्षर हैं, प्रमुख कवियों हैं, उनमें कुंवर नारायण जी का स्थान बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, कुंवर नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। विकल्प ए संस्कृत, बी तद्भव, सी तत्सम, डी देशज। तो साथियों, कई बार मैं इस प्रश्न की चर्चा अपने विगत अंकों में, विगत अभ्यास सत्रों में कर चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, तत्सम। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं, तत् धन सम। आप लोग देख लीजिए, कई लोग जानते होंगे तत् धन सम। जो छात्र लगातार वीडियो को देख रहे हैं, जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, उनको ये रट चुका होगा, मेरा ऐसा मानना है। सम का मतलब होता है समान, और तत् का मतलब होता है उसके। ऐसे शब्द जो उसके समान हो, हिंदी में प्रयुक्त हो। किसके समान, तो उसके के लिए यहां पद आ जाता है संस्कृत के समान। इसका अर्थ क्या हुआ कि संस्कृत के जैसे हो, उनमें कोई परिवर्तन ना होता हो, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं,
तत्सम के नाम से जानते हैं। बात स्पष्ट हो गई? ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संधि का है क्वेश्चन और पद है विद्यार्थी। विकल्प ए दीर्घ, बी गुण, सी अयादि, डी यव। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए दीर्घ संधि। विद्यार्थी पद जो है हमारा टूटेगा विद्या धन अर्थी, विद्याधन अर्थी, और इस अर्थी का जो शब्द अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चाह रखने वाला या चाहने वाला, या इसी को दूसरे पदों में हम बोलते हैं इच्छुक। जो विद्या को प्राप्त करने का इच्छुक हो या विद्या की चाह रखने वाला हो, ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर पहले पद के अंत में क्या आ स्वरवर्ण और दूसरे पद के अंत में भी आ स्वरवर्ण। दोनों पदों पे क्या? दोनों पदों पे स्वर मिला, और ये दोनों स्वर कैसे साथियों? ये दोनों स्वर समान है। यही दीर्घ संधि की परिभाषा होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो समान वर्णों के मेल से होने वाली संधि या उत्पन्न होने वाला विकार क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखते हैं, रण कुशल में समास बताइए। विकल्प ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव और डी बहुव्रीहि। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। ए तत्पुरुष समास। अब देखिए कैसे होगा। तो जरा इस रण कुशल पद को तोड़िए, तो ये पद टूटेगा रण में कुशल, रण में कुशल। तो अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर देखें तो यहां दो पदों के बीच में किसका प्रयोग हुआ? ये में पद का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? में पद का प्रयोग हुआ, जिसका यहां पर किस रूप में प्रयोग हो रहा है? ये विभक्ति के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको समास पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो पदों के मध्य में ठीक है, विग्रह करने पर कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है कॉमा लगा करके, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष। तो आंसर तो इसका हो गया तत्पुरुष। अब साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, बात स्पष्ट है कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो में विभक्ति है, ठीक है, ये किस कारक की होती है। तो ध्यान रखेगा, में विभक्ति जो है अधिकरण कारक की होती है। हम लोग पढ़ते हैं, है ना, हम लोग पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के और अधिकरण में पर। अधिकरण का क्या आया? में पर। तो अधिकरण कारक या विभक्ति कौन सी? तो सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिस कारण से यहां कौन सा समास हो जाता है? अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। तो यहां पे ब्रैकेट में आप लोग इसके आगे कर लीजिएगा कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो इसमें तत्पुरुष समास का भी अधिकरण कारक है, तत्पुरुष समास का भी अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमर्ष किसका पर्यायवाची है? विकल्प ए प्रेम, बी दया, सी संतोष और डी क्रोध। तो साथियों, अपनी अंतिम कक्षाओं में मैंने इस प्रश्न को लिया था। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रश्नों को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ताकि आप जो चीज पढ़ रहे हैं
वो आपको कितनी याद हो पा रही है, ठीक है, उस चीज का भी आप लोग आकलन कर सके, उस चीज को भी आप लोग देख सके। तो अमर्ष हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है एक प्रकार से। तो अमर्ष जो हमारा है इसका पर्यायवाची होगा दी क्रोध, ठीक है। अमर्ष क्रोध यानी गुस्से का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? गुस्से का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न हमारा, झंकृत शब्द किस शब्द का विलोम है? झंकृत शब्द किस शब्द का विलोम है? ए निस्तब्ध, बी हलचल, सी कंपन और डी गूंज, ठीक है। तो झंकृत, झंकृत का मतलब क्या होता है? झंकृत का मतलब होता है आवाज। इसी को कहीं कहीं आप लोग सुनते होंगे झंकार के रूप में, ध्वनि, झंकार के रूप में। झंकार का क्या? ध्वनि। तो साथियों अब इसका जो आंसर होगा झंकृत का विलोम हो जाएगा ए निस्तब्ध, ठीक है। निस्तब्ध, निस्तब्ध का मतलब क्या होता है? एकदम से क्या होना, एकदम से क्या होना, शांत हो जाना। मतलब निस्तब्ध का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से चेतना शून्य हो जाना। आपकी बॉडी में किसी प्रकार की भी मोशंस ना होना, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना प्रदर्शित करना, इसका मतलब क्या होता है? निस्तब्ध हो जाना, ठीक है। तो झंकृत का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निस्तब्ध, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धरती और आकाश के बीच का स्थान, ठीक है। यह वाक्यांश का हमारा क्वेश्चन है कि इसके लिए एक पद क्या होगा? तो ए अंतरिक्ष, बी वायुयान, सी भूगर्भ और डी ब्रह्मांड। तो साथियों धरती और आकाश के बीच का स्थान, सुदूर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, बहुत दूर तक देखते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं कि आकाश ऊपर से झुक रहा है और धरती नीचे से उठ रही है, और कहीं दूर पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से क्या है, मिल रहे होंगे। ऐसा महसूस होता है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जब हम बहुत दूर तक देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो धरती और आकाश के बीच का, बहुत सुदूर का जो स्थान होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? अंतरिक्ष के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न, दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो पहले तो ये पद ही देख लीजिए आप। विकल्प देखते हैं, ए दुर, बी दुष, सी उद या डी उप। तो पहले तो इस प्रश्न को ही देख लीजिए। ये प्रश्न जो है हमारा दुष्परिणाम, ठीक है, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। तो ये हमारा एक संधि पद है जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। और यहां पर ये कौन सी संधि है? तो यहां पर विसर्ग संधि है, दुर्धन परिणाम विसर्ग संधि है। और हम जानते हैं कि ये दो का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक दुर के रूप में होता है और दूसरा दुष्ट के रूप में होता है। तो यहां पर ये दुर के रूप में ना होकर किसके रूप में हुआ है? दुष्ट के रूप में हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी दुष्ट, ठीक है। या इसकी जगह यहां पर ये भी दे सकता है, ठीक है, ये भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। तो दुष्परिणाम में उपसर्ग जो है हमारा दुष्ट उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निरभिमान में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो फिर से देखिए, जब इस पद को हम देखेंगे तो पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए निर, बी नी, सी अभी, डी अपी। तो देखिए विकल्प देखने से बहुत स्पष्ट है, दो विकल्प तो आपके हैं ही नहीं, अब दो में से कोई एक विकल्प है। तो मैंने आपको बताया था कि नी कोई उपसर्ग होता नहीं है, उपसर्ग जो होता है वो हिंदी में नी उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जब इस पद को आप तोड़ते हो, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ निरभिमान, ठीक है, ये लिखा हुआ निरभिमान। मैंने जानबूझ के इस रा को लिखा है अलग करके। अब इस रा को जरा आप तोड़िए तो देखिए रा किस रूप में लिखा हुआ है?
रा लिखा हुआ है, ये रा और उसके साथ ये स्वर आ। जैसे ही इसको आपने तोड़ करके लिखा तो आपको दूसरा पद स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया कि आ इसके साथ जुड़ जाएगा और ये पद क्या बन जाएगा, अभिमान। क्या बन जाएगा, अभिमान। और यहां पर देखिए रा कैसा बचा, ये रा कैसा बचा, ये रा आधा बचा और ये इसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा, निर। यहां से देखिए बहुत आसानी से आपके सामने स्पष्ट हो गया कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो परिभाषा बहुत स्पष्ट है, उपसर्ग होते हैं किसी मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दांश, मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दांश। अब यहाँ पे मूल शब्द ये अगर बात कर ले इसकी ये, तो इसके पहले होने वाला शब्दांश क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा। तो यहाँ पर उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हो जाएगा, निर का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, निर का प्रयोग हो जाएगा। पक्का। अगला प्रश्न देखते हैं। तिल का ताड़ करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तिल का ताड़ करना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए, तुच्छ बात को महत्व देना। विकल्प बी, छोटी चीज को बड़ी कर देना। विकल्प सी, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना। और विकल्प डी, निर्लज्ज होना। तो साथियों देखिए दो विकल्प तो यहाँ पे बहुत आसानी से, मैंने हमेशा कहा है कि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न जो होते हैं उनमें दो ही प्रश्नों के बीच में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। एक आध प्रश्न कोई ऐसा हो जाए जिसमें चारों विकल्प जो हो वो कंफ्यूजिंग हो। बाकी सामान्यतः ऐसा पाया गया है कि जो कठिन क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करते हैं, एग्जामिनर के द्वारा प्रयास होता है, उसमें भी एक विकल्प के साथ एक कंफ्यूजिंग विकल्प होता है। तो यदि दो विकल्पों को आप साइड ऑन कर दे तो आपके सामने एक सही और एक गलत विकल्प बचा है। अब इसी में आपको चयन करना है। तो देखिए तिल का ताड़ करना, अब जब भी देखिए हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार तिल का ताड़ मत बनाओ, तिल का ताड़ मत बनाओ, तो हम इसका मतलब क्या कहते हैं, किसी बात के संदर्भ में कहते हैं कि यार इसने इस बात का क्या किया, तिल का ताड़ बना दिया बात का। ठीक है, तो यहां कोई चीज के बारे में जिक्र नहीं होता। जब भी इस क्या होता है, लोकोक्ति का प्रयोग होता है तो उसका संदर्भ जो होता है किसी बात से होता है। तो इस शब्द के आधार पर हम इस प्रश्न का आंसर जो है वो निर्धारित कर देंगे और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, तुच्छ बात को महत्व देना, महत्वहीन बात को भी क्या करना, महत्व दे देना। ठीक है, महत्व देना ये होता है तिल का ताड़ करना या तिल का ताड़ बनाना। बात स्पष्ट हो गई। अगला प्रश्न हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका सम्रादृत, दूसरा क्षमादृत, तीसरा सम्मादृत और चौथा सम्पादृत। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी समादृत। क्या हो जाएगा, बी समादृत। समादृत का मीनिंग क्या होता है, देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो ये पद टूटेगा समधन आदृत। ठीक है, और यहां पर देखिए इस पद का मीनिंग हुआ समान, एक जैसा, और आदृत पद का मीनिंग हुआ आदर, सम्मान, आदर या सम्मान। अब देखिए बात यहां से स्पष्ट हो गई कि समान रूप से जिसे आदर अथवा सम्मान दिया जाए उसे हम समादृत के नाम से जानते हैं। समान रूप से जिसका सम्मान किया जाए वही क्या कहलाता है, समादृत कहलाता है। बात स्पष्ट हो गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। साथियों छंद का टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो बहुत आसानी से आपको स्पष्ट होगा। विकल्प ए 12, बी 14, सी 16 और डी 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत कुछ इसमें डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। चौपाई छंद के बारे में आप लोग जानते हैं कि चौपाई कैसा, एक सममात्रिक छंद है। कैसा, सममात्रिक छंद है जिसके कितने चरण होते हैं, तो साथियों इसके 4 चरण होते हैं।
4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राओं का प्रयोग होता है, 16 मात्राओं का प्रयोग होता है। और इस प्रकार से अगर हम गणना करें तो चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राओं का, तो चौपाई छंद में कुल 64 मात्राओं का प्रयोग होता है। चौपाई छंद में कुल 64 मात्राओं का, प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राओं का प्रयोग। ठीक है, पक्का। तो इस प्रश्न से, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पद्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो पंक्ति है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर देखिए कबीर दास का बहुत चर्चित दोहा है। ठीक है, बहुत चर्चित दोहा है। सर सामान्य रूप से हमें जब किसी को संबोधित करना होता है, किसी को कोई सीख देनी होती है, कोई प्रयास नहीं कर रहा होता है, दिखावा कर रहा होता है, छल कर रहा होता है, तो हम लोग इस दोहे का प्रयोग उस संदर्भ में करते हैं। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, करी का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक, पहले देखते हैं यहाँ पे अलंकार कौन सा है। तो विकल्प ए है रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक और डी उल्लेख। तो साथियों यहां पर देखिए, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी यमक अलंकार। आंसर हो जाएगा सी यमक। अब कैसे होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये शब्द को देखिए मन का और मन का। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, अगर इसको हम आपस में देखिए इस प्रकार से जोड़ दें, तो ये शब्द देखिए क्या बन गया, ये शब्द बन गया मन का, और ये शब्द भी क्या है आपका मन का, ये शब्द भी क्या है मन का। तो यहां पर देखिए, यहां पर काव्य में शब्द की क्या हो गई, एक प्रकार से आवृत्ति हो गई। शब्द की क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। ठीक, और प्रयुक्त शब्द जो है जिनकी आवृत्ति हो रही है, उनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। प्रथम मन का अर्थ है हृदय का, और दूसरे मन के का अर्थ है माला का दाना। या दाना जो माला होती है हमारी, आप लोग देखे होंगे जब कभी पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो माला जपते हैं, तो माला जपते समय वो माला में दाने होते हैं, देखा आपने, माला के दाने दाने पिरोए जाते हैं उसमें, तो वो माला के जो दाने होते हैं उसे हम मनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनका बोलते हैं। तो यहां पर देखिए दो शब्द है, एक शब्द जिसकी आवृत्ति हुई और उसका अर्थ अलग अलग, यानी भिन्नार्थक। ठीक है, भिन्नार्थक पदों वाले शब्दों का प्रयोग होने वाला अलंकार जो होता है वो क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। तो यहां पर एक ही शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ है उनका प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आज स्पष्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धीवर किसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं इसके, विकल्प ए धोबी, बी नाई, सी केवट और डी चिड़ीमा। डी चिड़ीमा। तो साथियों इस प्रश्न का अगर आंसर देखेंगे तो ये सी केवट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जरा ध्यान रखेंगे, तो ये धीवर शब्द जो है केवट का पर्यायवाची है। और आंचलिक क्षेत्रों की यदि बात करेंगे, आंचलिक क्षेत्रों की यदि बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग प्रायः देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। केवट का मतलब धीवर। ठीक है,
आप लोगों ने सुना भी होगा आंचलिक, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गीत संगीत से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आंचलिक भाषाओं के जब गीतों को, ठीक है, उनके गायकों को, उनके कविताओं को जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो शब्दकोश है वह स्वतः ही समृद्ध हो जाता है। सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आनंद के दृष्टिकोण से भी आप उसको जब क्या करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में संचित होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे आपके सामने शब्द आ गया तो अब आप उससे कनेक्ट करके, उससे जोड़ करके उस पद का क्या कर सकते हो, अर्थ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, बहुत चर्चित अभी वहां का एक गाना हुआ है, वहां के क्षेत्रीय भाषा में, आप लोग चाहे तो यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं। बहुत चर्चित वहां का एक, मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, डीजे सॉन्ग टाइप का वहां पे इस भाषा का है। ठीक है, धीवर धीवर। ठीक है, शीर्षक आप लोग चेक कर सकते हो, जल मछली डालिए, जल मछली डालिएगा, बहुत चर्चित सॉन्ग है वहां। ठीक है, जल मछली, बुंदेलखंड भाषा में उसी का बहुत बढ़िया एक चर्चित सॉन्ग इसी में बना जिसमें धीवर शब्द का प्रयोग किया गया। धीवर का अर्थ क्या हो जाएगा, केवट, केवट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची का प्रश्न है, तो आंसर देखते हैं। विकल्प ए पतंग, बी तारा, सी जुगनू और डी मच्छर। मैं आप सभी से कहूंगा कि 10 सेकंड का समय लीजिए आप लोग, और सिर्फ अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप इसका शब्द निकाल करके इसका अर्थ निकालने का, इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, देखिए यहां पे हम आते हैं, यहां शब्द लिखा हुआ है प्रभा कीट। ठीक है, अगर इस एक शब्द को देखें तो ये दो पदों से मिलकर के बना है। इसका एक पद है प्रभा और दूसरा पद है कीट। कीट का मतलब हो गया कीड़ा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कीट का मतलब हो गया कीड़ा। अब प्रभा शब्द का मतलब होता है, इसी से देखे बना प्रभात, प्रभात, प्रभात मतलब सुबह, तो इसमें शब्द क्या है, प्रभा। प्रभा का मतलब क्या हो गया, प्रभा का मतलब हो गया उजाला या प्रकाश। अब जरा ध्यान से देखिए, यानी प्रभा कीट का मतलब हुआ ऐसा कीट या कीड़ा जो प्रकाश करे। और यहां से अगर आपको इतनी चीज स्पष्ट है तो नहीं आते हुए भी आप इस प्रश्न का आंसर निकाल दोगे। यानी प्रकाश को जो उत्पन्न करता है, ऐसे कीट को किस नाम से जानते हैं हम लोग, जुगनू के नाम से जानते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी जुगनू, विकल्प सी जुगनू। ठीक है, इसका एक विकल्प ये भी देख लीजिए, पतंग, बहुत महत्वपूर्ण पद है। पतंग जो होता है साथियों सूर्य का पर्यायवाची होता है, लिख लीजिए, पतंग मतलब होता है सूर्य। और बाकी मच्छर और तारा, इससे आप सुचारू रूप से भली भांति इस तरीके से परिचित है। तमस किसकी रचना है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है तमस। ठीक है, विकल्प देते हैं, ए भीष्मशायिनी, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी उपेंद्र नाथ और डी धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ए भीष्म शाहनी, भीष्म शाहनी। साथियों इस पुस्तक के बारे में आप लोग जान लीजिए, थोड़ा सा एक पॉइंट देंगे, जैसे मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार इस क्या कहते हैं पुस्तक को पूछा गया है। और ये जो उपन्यास है, बल्कि पुस्तक का मैं तो जानूंगा कि पहले तो जान लीजिए कि तमस है क्या, तो ये इसकी विधा क्या है, तो ये उपन्यास, इसकी गद्य के तहत उपन्यास, ठीक है, के रूप में लिखी गई ये पुस्तक है, के रूप में लिखी गई रचना है। ठीक है, एक उपन्यास है, और ये उपन्यास जो है, ठीक है, ये किस पर आधारित है, यानी इसकी पृष्ठभूमि जो है वो क्या दी गई है, तो इसकी पृष्ठभूमि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर, यानी जब आजादी के समय भारत और पाकिस्तान का जो क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारे के समय जो विभीषिका हुई थी, जो भीषण नरसंहार हुआ था, ठीक है, बहुत सूक्ष्मता से
लेखक ने उसको इस पुस्तक में वर्णित किया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के संबंध में बहुत ढेर सारी पुस्तकें, बहुत अधिक चर्चित पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु अगर हिंदी के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो तमस को उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रचना के रूप में शामिल किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान उसे दिया गया है। ठीक है, तो ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित पुस्तक है, जिसकी रचना भीष्म साइनी की। एक चीज मैं आपको बताऊं, मतलब ये पुस्तक कितनी चर्चित है, इसकी पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता आप सिर्फ ऐसे भाप सकते हो कि कालांतर में कई बार समय के अंतराल पर हिंदी में बॉलीवुड के निर्देशकों द्वारा इस पर फिल्म का निर्माण भी किया गया है। ठीक है साथियों, इस पर फिल्मों का निर्माण भी किया गया है। बल्कि मेरा जहां तक मेरी जानकारी है, दो बार तो मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि तमस शीर्षक से 2 बार फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का निर्माण किया है। तो अगर आप चाहो तो उस फिल्म के माध्यम से भी इस पुस्तक की पृष्ठभूमि को देख सकते हो, जान सकते हो। मतलब पृष्ठभूमि में ये पुस्तक ही है। ठीक है, इसी के नायक और नायिका को केंद्रित करके वहां पर उस फिल्म की क्या की गई है, फिल्म का क्या किया गया, निर्माण किया गया है। तो तमस जो है किसकी रचना हो जाएगी, भीष्म साइनी की। इसकी विधा क्या हो जाएगी, उपन्यास। और किस पर इसकी पृष्ठभूमि क्या हो जाएगी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। तो इस प्रकार से याद रखेगा तमस पुस्तक भीष्म साइनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विकल्प है अति धन अंत, सी अति धन अंता, डी अत धन अंत, और सी अतः धन अंत। तो स्पष्ट है, यहां से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अति धन अंत, अति धन अंत। और जब आप इसको तोड़ोगे तो देखिए, अति धन अंत में पहले पद पर क्या मिली, पहले पद पर मिली ई और दूसरे पद पर मिला अंग। ठीक है, और पहले पद पे जब ई मिलती है तो ई का किसमें, या में परिवर्तन हो जाता है। और इस संधि को हम किस नाम से जानते हैं, इस संधि को हम यण संधि के नाम से जानते हैं। तो ये अभी आप लिख लीजिएगा कि इस पद में अत्यंत में कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, और इसका उचित जो स्वरूप होगा, जो विग्रह होगा, विच्छेद होगा, वो अति धन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति धन अंत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मदन शलाका किसका पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, पर्यायवाची के दृष्टिकोण से और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ए कौआ, बी चिड़िया, सी कोयल और डी कबूतर। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर लिख लीजिए आप, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी, कोयल। मदन शलाका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कोयल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हित शब्द का विलोम शब्द होगा, ए विहित, बी सहित, सी अहित और डी हितैषी। ठीक है, डी हितैषी। तो हित मतलब क्या होता है, हित मतलब भला चाहने वाला। हित मतलब ऐसे, हित मतलब होता है भला, हितैषी का मतलब होता है भला चाहने वाला, भला चाहने वाला, भला चाहने वाला। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पे हित की बात कर रहे हैं, यानी भला। तो हित भला, इसका विपरीत होना चाहिए, यानी विपरीत हम बना सकते हैं। हमने बताया था उपसर्ग का प्रयोग करके, और उपसर्ग में हम प्राय किसका प्रयोग करते हैं, तो हमने बताया था नहीं का अर्थ, यानी जो भला नहीं हो उसे हम बोलेंगे अहित। ठीक है, विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा अहित। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा साधन हित। सा मतलब हित सहित, सा उपसर्ग का मतलब होता है साथ, जो हित के साथ हो वही क्या जाएगा सहित। विहित, विहित का मतलब होता है विहित, विहित शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं किस संदर्भ में, विहित, विहित का संदर्भ, विहित का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसमें विहित है। ठीक है, विहित, तो विहित शब्द का प्रयोग यहां पे अगर बात करेंगे तो वि धन हित, और वि उपसर्ग का मतलब होता है, वि उपसर्ग का मतलब होता है विशिष्ट या विशेष। विशेष हित की बात अगर हम करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, विहित बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
विहित बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द जो हित है, इसका अगर विपरीत अर्थ करना है तो हम आ उपसर्ग का प्रयोग, देखिए आ धन हित, इसको भी तोड़ लेते हैं। और आ का मीनिंग आप लोग जानते हो होता है नहीं, ठीक है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जो दोनों हाथों से तीर चलाता है उसे कहा जाता है। साथियों ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में भी पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ए स्तंभित, बी सव्यसाची, सी स्वयं पाठी और डी स्तबक। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी सव्यसाची। देखिए कहीं कहीं अगर तीर ना भी आए तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों हाथों से कार्य करने वाला, दोनों हाथों से कार्य करने वाला, दोनों हाथों से कार्य करने वाला भी क्या कहलाता है? दोनों हाथों से कार्य करने वाला भी सव्यसाची कहलाता है। क्या कहलाता है? सव्यसाची कहलाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी सव्यसाची। ठीक है, दोनों हाथों से कार्य करने वाला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अब हमारा गद्यांश के प्रश्न चालू होते हैं और गद्यांश को करने से पहले एक बार हम गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि गद्यांश की पृष्ठभूमि या गद्यांश की जो मूल भावना है वो किस पर आधारित है। गद्यांश हमारा किस चीज को लेकर के, किस चीज के बारे में हमें बताने का प्रयास कर रहा है, किस चीज के बारे में गद्यांश में बताया जा रहा है। तो गद्यांश हमारा है, मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी और न ही आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। मानव जंगल में रहता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णता चरितार्थ होती थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। हम लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, खुशी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र बिल्कुल आवश्यक है। व्यक्ति पराधीनता में सुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं, तुलसीदास ने लिखा है, पराधीन सपने सुख नहीं। ठीक है, किसी के अधीन व्यक्ति के सुख और दुख स्वयं के नहीं होते हैं, वो उस व्यक्ति के सुख और दुख पर निर्भर करते हैं। बात स्पष्ट है? तो जीवन ठीक है, लेकिन यहां पर देखा गया कि पुराने जमाने में तो कोई नियम नहीं थे, कोई किसी के अधीन नहीं था, सब अपनी अपनी मस्ती में थे, लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में उस सुख का, आनंद का क्या था? अभाव था। वो सुख और वो आनंद नहीं था। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दे दी जाए और आप खुश ही हो। ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। हाँ, स्वतंत्रता के लिए एक हद तक, आनंद के लिए एक हद तक स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति आनंद में ही होगा ये जरूरी नहीं। देखिए, इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे खलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव हुआ। अपने उद्देश्य की सिद्धि एवं आवश्यकताओं के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ का अधिकार समाज को दे दिया गया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। ठीक है, अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन का मतलब होता है एक नियमों के अधीन रहते हुए या उन नियमों को जिनका निर्माण समाज ने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया है, उनका पालन करना, उनका पालन करना। यही है क्या? अनुशासन। यही है क्या? अनुशासन। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने
प्रारंभ में अपने अनुभव से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा, विकसित किया और सुव्यवस्थित किया होगा। मतलब ये जो नियम, अनुशासन को अगर एक शब्द में अगर परिभाषित करना हो तो हम बोल सकते हैं नियम, बस स्पष्ट। अनुशासन मतलब नियम, और ये नियम बनाते समय विचार किस चीज का किया गया होगा? तो विचार क्या होगा? अपने अनुभवों के आधार पर निर्माणकर्ताओं ने, ठीक है, जिन्होंने इन नियमों को बनाया होगा, अपने अनुभव के आधार पर इस निष्कर्ष में पहुंचे होंगे कि ये चीज जीवन के उत्थान के लिए, समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है या नहीं है। तो अपने अनुभव में उन चीजों को जिनसे समाज सुचारू रूप से नहीं चलता है, उन्होंने उसे हटा दिया गया होगा, और संचालित करने के लिए जो चीज आवश्यक होगी उसे नियम बना करके नियमों में शामिल कर दिया होगा, जिसे कालांतर में किसका नाम दे दिया गया? अनुशासन का नाम दे दिया गया। किसका नाम दे दिया गया? तो मूल बात पे एक चीज स्पष्ट हो गई कि पूरे के पूरे जो हमारे ये गद्यांश है, इसकी पृष्ठभूमि जो है, इसका मूल भाव जो है, वो अनुशासन पर ही केंद्रित है। पूरे तरीके से अनुशासन की चर्चा की गई है। इसके प्रथम अंक में, प्रथम भाग में अगर चर्चा करें तो अनुशासन की चर्चा इस रूप में है कि प्राचीन काल में जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी या मानव सभ्यता विकास क्रम में आगे बढ़ रही थी, तो वहां पर अनुशासन जैसी कोई चीज नहीं थी। परंतु दूसरे अंक में जब हम इसकी ओर बढ़ते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि अनुशासन के अभाव में समाज में निरंतर संघर्ष देखने को मिलता था, ठीक है। तो उस संघर्ष को रोकने के लिए अपने अनुभव के आधार पे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, ठीक है, क्या किया? कुछ नियमों की रचना की, कुछ नियमों को बनाया, जिससे कि समाज एक, क्या कहते हैं, जिससे कि एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना हो सके और सब अपनी नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक सुचारू रूप से समाज को संचालित करे और अपना क्या करे? विकास करे और उत्थान करे, ठीक है। तो ये इस पैसेज की कुछ पृष्ठभूमि प्राप्त होती है। आइए इसी को केंद्र में रख करके हम इस पैसेज के जो हमारे उत्तर है उनको खोजने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा शीर्षक, इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो देखिए बात स्पष्ट है। अनुशासन अगर हमें कहीं प्राप्त होता है तो उसी के हम आंसर के रूप में चिन्हित कर लेंगे। तो विकल्प जीवन का उद्देश्य, बी अनुशासन की संकल्पना, सी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और डी आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो साथियों बिना किसी संदेह के इस प्रश्न का आंसर आपके सामने है विकल्प बी अनुशासन की संकल्पना। प्रारंभ में अभाव था, कोई नियम नहीं थे और जरूरत महसूस करके उसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई और उन नियमों का निर्माण किया गया आवश्यकताओं के अनुरूप। तो क्या बोला? अनुशासन की संकल्पना ही इस गद्यांश के लिए हमारा क्या हो जाएगा? एक उचित शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासन से अभिप्रेरित है, क्या है भाई? तो विकल्प देखते हैं। शासन द्वारा निर्धारित नियमों की पहचान और परख, मतलब मीनिंग समझिएगा, अनुशासन से अभिप्रेरित है, यानी अनुशासन से अभिप्रेरित है मतलब अनुशासन के फलस्वरूप या अनुशासन किससे अभिप्रेरित है, अनुशासन की निर्मित जो है वो किसके कारण होती है, ये इस प्रश्न के आपको आंसर के रूप में बताना है। तो विकल्प ए शासन द्वारा निर्धारित नियमों की पहचान और परख, बी व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन, सी प्रजा पर शासक का पूर्ण रूप से नियंत्रण जिससे राज्य व्यवस्था सुचारू बन सके, और डी शासित द्वारा शासक के आदेशों का सम्यक रूप से पालन। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए, अगर आप बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां से देखिए आप दूसरे पैसेज में जब आएंगे, अपने उद्देश्य की सिद्धि एवं आवश्यकताओं के लिए
अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों का पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ का अधिकार समाज को दे दिया गया। निर्माण के ये क्या है, ये नियम जो है अनुशासन है। यहां से देखिए, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही क्या कहलाए। यानी जो नियम बनाए गए, नियम अनुशासन अभिप्रेरित है। अनुशासन की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई उसके मूल में, यानी उसकी पृष्ठभूमि वो किससे अभिप्रेरित थे, किस चीज पर आधारित थे, यानी उसकी पृष्ठभूमि के रूप में आप देखें तो व्यक्ति का बहुमुखी विकास करने के लिए, व्यक्ति का बहुमुखी, यहां पर देखें व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियम, यहां से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए प्रश्न में ये आपको बस पढ़ने की थोड़ी सी सहूलियत होनी चाहिए, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार आप उसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा सावधानी के साथ, थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं मन और मस्तिष्क को एकाग्र करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने उत्तर को खोज पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदि काल में मानव प्रसन्न नहीं था, क्यों नहीं था? विकल्प देखते जरा। तो है उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। विकल्प ए, वह नगरों में ना रहकर जंगलों में रहता था। उसकी सी, विकल्प सी, उसकी जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। और डी, उसका जीवन और रहन सहन सरल न था। तो देखिए बहुत आसानी, देखिए यहां पर देखिए बहुत आसानी से पहले ही हाफ में आपको दिख रहा है, मानव प्रसन्न नहीं था। निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। क्यों नहीं था? ठीक है, क्योंकि देखिए व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था। नियम, अब ये नियम कैसा हो सकता है? सामाजिक नियम या बंधन। तो बंधनों और नियमों का अभाव होने के कारण उनमें आपसी टकराव होते थे और उस आपसी टकराव के कारण ही क्या था, व्यक्ति का जीवन जो था वो व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता नहीं थी, वह अप्रसन्न रहता था, जिसके फलस्वरूप उसने कालांतर में कुछ सामाजिक नियमों का निर्धारण किया और जीवन जिससे क्या हो, सुचारू रूप से जीवन और समाज जो हो वो संचालित हो सके। ठीक है, संचालित हो सके। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज की हमारी चर्चा, जो आज का हमारा अंक है, इसकी हमने चर्चा पूर्ण की। ठीक है, आशा करता हूं कि ये अंक जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि जो भी हमारे छात्र इसकी पीडीएफ की मांग कर रहे थे, तो मैंने अपने स्टाफ में जो वीडियो बनाने वाले हैं उनको आदेशित किया है और उनसे निवेदन भी है, बल्कि आदेश तो मैं करता ही नहीं हूँ, निवेदन है कि इसकी जो पीडीएफ है उसको आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल, अब देखिए अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा ज्वाइन कर ले गुरुकुल का। मैं उसका जो लिंक है वो आज की ही इस चर्चा में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देता हूँ। ठीक है, तो वहां से आप जा करके टेलीग्राम चैनल से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी आज की इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अपने इस वादे के साथ कि और कुछ महत्वपूर्ण विषयों के प्रश्नों के साथ हम अपनी अगली कक्षा में आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।